अगर नए हैं आप इस वीडियो पे तो इसको ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि ये वीडियो है इसका या जो नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल सके, ठीक है ना। तो आज जो अपना टॉपिक है वो इससे जस्ट वाला पहले था, वो मैंने बताया था कि राष्ट्रपति से संबंधित इसका कंटिन्यू जो अनुच्छेद है इसको याद रखना है, तो एक ट्रिक बताई थी। तो आज हम उस विस्तार से भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में जो भी जितनी भी व्यवस्था हैं, किस तरह से चुनाव वगैरह होता है, मतलब पूरी तरह से उसके कानून या इसका जो पावर है उसके बारे में यहाँ पे हमने भारतीय राज्य व्यवस्था में राष्ट्रपति का क्या महत्व है उसको यहाँ पे समझेंगे। तो अब इस ध्यान रखना है, राष्ट्रपति, ठीक है ना, जिसको प्रेसिडेंट कहते हैं, और ये ध्यान रखना है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो इस तरह से संविधान में, संविधान का अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है, अनुच्छेद 53 कहता है कि भारत के लिए एक संघीय मतलब ये संसद है, उसमें लोकसभा राज्यसभा के साथ साथ एक अपना राष्ट्रपति भी होगा जो संसद का अंग होगा। तो ये व्यवस्था कौन से अनुच्छेद के तहत की गई है? अनुच्छेद 52 के तहत कहा गया है कि एक भारत का एक क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। ये ध्यान रखना है। और इसके बाद इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना आपको कि संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका जो शक्ति होती है उस शक्ति का प्रधान होगा राष्ट्रपति। और ये कौन से अनुच्छेद के तहत कहा गया है? तो 53, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने आपको ये पहले भी कहा हुआ है, अभी भी कह रहा हूँ कि ये जो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये एग्जाम के पर्पज में ही है। अपने जैसे कंपटीशन की तैयारी करें, जैसे मैं भी हूँ, तो अपने कॉलेज या प्रोफेसर की जैसे तैयारी करें, तो इस तरह से महत्वपूर्ण ये है कि जो मुझे समझ में आया कि क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए, तो वही मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो राष्ट्रपति को पढ़ रहे तो अकॉर्डिंग टू अगर अनुच्छेद पढ़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अनुच्छेद के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। तो अब अनुच्छेद 52 हो गया कि एक भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा, तो ये अनुच्छेद 52 में कहा गया है। और संघ की कार्यपालिका शक्ति है वह राष्ट्रपति के अंदर निहित होगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। और वह तीनों सेनाओं का राष्ट्रपति होगा। मतलब जो तीनों सेना तो आपको पता है, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, तो तीनों सेना का सेनापति होगा। साथ ही साथ इसके तहत कहा गया है कि वह तीनों सेनाओं का सेनापति होगा। तो ये भी एग्जाम में आता है कि कौन से अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को तीनों सेनाओं का प्रमुख सेनापति कहा गया है? तो अनुच्छेद 53, वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको ध्यान रखना है। अब इसके बाद आ जाता है कि अब हम जैसे हम बात करें कि भारतीय राष्ट्रपति के बारे में, तो आपको ध्यान रखना है कि भारत के राष्ट्रपति की अगर राष्ट्रपति बनना है तो इसकी योग्यता क्या है, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या है, तो वो यहाँ पे आप देखिए, ठीक है ना, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता है। अब यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति से संबंधित जो योग्यता है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में जरूर आता है। तो इसको आप यहाँ पे ध्यान रखिए, क्योंकि मेरे हिसाब से ऐसे प्रश्न बार बार आए हुए हैं, तो आपको वो ध्यान रखना है कि इस तरह के प्रश्न आए तो क्या करना है आपको। ओके, देखिए जैसे मैं आपको बता रहा था कि भारत के राष्ट्रपति, ठीक है ना, भारत का राष्ट्रपति है, उसकी योग्यता क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि योग्यता के संबंधित अगर प्रश्न आ जाए कि भारत के राष्ट्रपति चुनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, तो आपको ध्यान रखना है योग्यता है वो अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति बनने की योग्यताओं का वर्णन किया गया है। तो पहली योग्यता जो जनरली क्या होती है, ठीक है ना, कि वह भारत का नागरिक होगा। क्या होगा? वह भारत का नागरिक होगा, ठीक है ना, ये तो सब में कॉमन होती है। फिर दूसरी होगी कि उसकी यानी जो उम्मीदवार है जो राष्ट्रपति बनने की, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, मतलब 35 वर्ष पूर्ण हो। 35 वर्ष से कम है तो वो व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार नहीं बन सकता है। तो ये एक प्रमुख व्यवस्था हो जाती है, सिंपल सा ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि देखो, अब जैसे लोकसभा का सदस्य बनना है तो 25 वर्ष होती है, राज्यसभा का तो 30 वर्ष होती है, और राष्ट्रपति है तो 35 वर्ष होती है। इस तरह से आप कंटिन्यू याद रख सकते हो, तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखिए, तीसरा एक है जो कॉमन हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति
जो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है ना, वह राष्ट्रपति बन सकता है। तो अब ये तो एक नॉर्मली होगी कि इतनी 3 विशेषताएं तो आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए। इसके अलावा ये कहा गया है कि अन्य जैसे कंडीशन या शर्त होती है, तो वो ये है कि वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, और अगर चुनाव लड़ रहा है तो उसे वो अपना लाभ का जो पद है वो त्यागना पड़ेगा, ठीक है ना, और किसी भी तरह से अनैतिक गतिविधियों में ना उलझा हुआ होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और नेक्स्ट ये कि वह लोकसभा या राज्यसभा के किसी भी एक सदन यानी किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर वह राष्ट्रपति बन जाता है तो उसे अपनी सदस्यता वो त्यागनी पड़ेगी, अगर लोकसभा का है या राज्यसभा का है। और साथ ही साथ ये कहा गया है कि राष्ट्रपति है वो सभी बिना मतलब किसी भी गठबंधन से मतलब पार्टियों से न होते हुए स्वतंत्र रूप में है वह चुनाव लड़ सकता है। तो ये अनुच्छेद 58 के तहत तो आ गई राष्ट्रपति की योग्यता है, ठीक है ना, समझ में आ गया, क्योंकि ये प्रश्न आते रहते हैं कि कौन से अनुच्छेद के तहत इसकी योग्यता का वर्णन किया गया है, ठीक है ना। तो अब हम आगे जस्ट देखते हैं कि राष्ट्रपति के बारे में क्या और इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो वो यहाँ पे देखिए, आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन हम अभी पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो किस तरीके से होता है, और ये प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट होता है, ये प्रश्न आपके आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में कौन सी विधि अपनाई गई है, कौन से अनुच्छेद के तहत होता है, और इससे संबंधित प्रश्न है वो एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए अब जो यहाँ पे बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट और ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वह कौन से अनुच्छेद के तहत होता है। तो ध्यान रखना अनुच्छेद 58 के तहत यहाँ पे राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में जैसे हम बात करें तो 58 तो जैसे ध्यान रखना है, अभी जस्ट मैंने बताया था 58 तो क्या है, 58 तो है राष्ट्रपति की योग्यता है। तो आपको इसमें 4 माइनस मतलब कह देना है कि आपको निर्वाचन करना है, तो इसके लिए आपको 56 अनुच्छेद कितना याद रखना है 56, यानी भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन से अनुच्छेद के तहत होता है 54, ये ध्यान रखना है। अब इंपोर्टेंट इसमें क्या है तो वो आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा करवाया जाता है, निर्वाचन आयोग द्वारा। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है या निर्वाचन का मतलब जो चुनाव है, ठीक है ना, जो चुनाव है कुछ किसके द्वारा करवाया जाता है, निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया जाता है। ये प्रश्न एग्जाम में इस तरह के छोटे मोटे आते रहते हैं कि भाई कौन है जो राष्ट्रपति चुनाव में। तो अब इसके बाद इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि जो अब जैसे अभी मैं बता रहा हूँ तो इससे प्रश्न जरूर बनता है। तो देखिए जो भी राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार होगा, ठीक है ना, तो उस उम्मीदवार के 50 तो उस उम्मीदवार के नाम के 50 तो होने से प्रस्तावक और 50 होने से अनुमोदक। तो ये यहाँ पे आप ध्यान रखना है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए कम से कम, ये ध्यान रखना है, कम से कम यानी इससे कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 50 तो उसके कम से कम उम्मीदवार के लिए कम से कम 50 क्या होंगे प्रस्तावक उसके नाम के, ठीक है ना, उनका नाम है वो 50 तो प्रस्तावकों का द्वारा दिया जाना चाहिए, और साथ ही साथ 50 अनुमोदक, 50 तो क्या होंगे प्रस्तावक होंगे, और साथ ही साथ ध्यान रखना है 50 से अनुमोदक होने चाहिए उसके नाम को प्रस्ताव दे, ठीक है ना, होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अब हम आ जाते हैं कि भाई राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार आया जाता है, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है तो उसको पहले जमानत राशि जमा करवानी पड़ती है आरबीआई में, ठीक है ना, जमानत राशि। तो अब ये जमानत राशि कितनी होती है, जमानत राशि, तो वो आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए जमानत राशि है वो है 15,000,
और जो कहाँ आरबीआई यानी आरबीआई के खाते में जमा करवाएगा 15,000 तभी है वह राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकता है। तो जमानत राशि एक तरह से सिक्योरिटी फंड की तरह होती है, जो अगर कोई व्यक्ति निश्चित कोटा प्राप्त नहीं करता जब हो जाती है, या कोई इलीगली अगर है तो उसकी भी जब्त हो जाती है। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना। अब इंपॉर्टेंट सबसे है कि भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह इसमें एक निर्वाचक मंडल है वो भाग लेता है। अब निर्वाचक मंडल में कौन होता है, तो ध्यान रखना निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा प्लस केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा यानी पांडुचेरी और दिल्ली के निर्वाचित सदस्य, सबसे लास्ट में मैंने क्या कहा है, निर्वाचित सदस्य। इसको देखो मैं यहाँ पे बोर्ड पे आपको एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको एकदम बेहतर क्लियर और समझ में आ जाएगा। तो देखिए राष्ट्रपति के लिए एक निर्वाचक मंडल होता है, ठीक है ना, एक निर्वाचक मंडल होगा। अब निर्वाचक मंडल में होता कौन है, तो ध्यान रखना संसद की जगह मैं सीधा ही लिख दूं यहाँ पे लोकसभा व राज्यसभा। दूसरा है यहाँ पे राज्यों की विधानसभा और तीसरे यहाँ पे भाग लेते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा, ठीक है। अब यहाँ पे इन सब के क्या होंगे, इन सब के सदस्य हैं यानी लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। सिंपल और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है निर्वाचित सदस्य, ठीक है ना। देखिए लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य। अब ध्यान रखना विधानसभा होने से केंद्र शासित प्रदेशों में तो दो ही है, और ये ध्यान रखना 70वें संशोधन वेरी इंपॉर्टेंट है। 70वां संशोधन हुआ था, 70वां संशोधन 1992 हुआ। इस 70वें संशोधन के द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल कर दिया गया, और इस तरह से दिल्ली व पांडुचेरी, दिल्ली और पांडुचेरी में विधानसभा है तो वहां के सदस्य हैं, ठीक है ना। ये कहा ना, इसका मतलब सभी केंद्र शासित प्रदेश नहीं होते जहां पर विधानसभा है, तो विधानसभा कहाँ है, दिल्ली और पांडुचेरी में, ठीक है ना। तो दिल्ली और पांडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, हर राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित। तो अब कौन है जो भाग नहीं लेता, तो ध्यान रखना लोकसभा राज्यसभा में जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। राज्यों की विधानसभा के अंदर मनोनीत होने वाले भी सदस्य भाग नहीं लेंगे, और साथ ही साथ विधान परिषद अगर किसी भी राज्य में है तो वो सदस्य भी भाग नहीं लेंगे, ठीक है। और इसमें भी पांडुचेरी और दिल्ली वहाँ के सदस्य ही सिर्फ विधानसभा के अंदर जो निर्वाचित हैं वही भाग ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और इसको अच्छे से समझ जाना है। इन सब जो मैंने लिखा है ये एक तरह से इनका निर्वाचक मंडल बनता है, ठीक है ना, जिनको हम निर्वाचित सदस्य के द्वारा क्या समझते हैं कि ये सदस्य हैं जो भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में, ठीक है ना। और एक प्रश्न ये आता रहता है कि भाई राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल कब से किया गया, जिसमें विधानसभा है, तो ये ध्यान रखना 70वें संशोधन 1992 के द्वारा दिल्ली और पांडुचेरी के सदस्य जो निर्वाचित सदस्य है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इस तरह से प्रश्न आता रहता है। अब ध्यान रखना कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो ये भाग ले रहे हैं इन सदस्यों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वे निर्वाचित होने चाहिए, मनोनीत तो होना ही नहीं चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया तो राष्ट्रपति चुनाव में मनोनीत कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है। अब आगे है कि राष्ट्रपति के संबंध में इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि शपथ, नेक्स्ट आप ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति शपथ है राष्ट्रपति को कौन दिलाता है, ठीक है ना, ये आपको अभी ध्यान रखना। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि राष्ट्रपति के लिए एक तरह से कुछ फिक्स्ड होता है। जैसे ये मान लें कि राष्ट्रपति के मतों की जो गणना होती है, तो इसलिए पहले उन जो भाग ले रहे निर्वाचक सदस्य, ठीक है ना, उनके यहाँ पे हमें देखना होता है कि उनके मतों का मूल्य क्या है, उनके मतों का
मूल्य क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपको मतों का मूल्य है वो ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले निर्वाचन की प्रक्रिया में आपको ध्यान रखना है, निर्वाचन की प्रक्रिया है उसमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अनुच्छेद 55 के अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया, अनुच्छेद 55 के अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया दी गई है। अब निर्वाचन प्रक्रिया में आपको सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो आपको ध्यान रखना है आनुपातिक पद्धति के अनुसार या आनुपातिक पद्धति के एकल तो अब देखिए ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि राष्ट्रपति का चुनाव है वो होता तो अप्रत्यक्ष रूप में। कैसे होता है, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में जनता डायरेक्टली भाग नहीं लेती है, तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति का चुनाव है वो कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप में होता है। कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप में। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सामान्य जनता है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती है, तो इस तरह ध्यान रखना, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। लेकिन इसके लिए जो विधि है, जो प्रक्रिया है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमण मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है गुप्त मतदान से, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमण मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव गुप्त रूप में होता है, गुप्त मतदान के रूप में होता है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट और ध्यान रखना है। अब आगे हम ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति के लिए एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है, निश्चित मतों का कोटा, ये इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसके लिए जो व्यक्ति, जो उम्मीदवार निश्चित कोटा प्राप्त कर लेता है वो राष्ट्रपति के अंतर्गत विजेता माना जाता है। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद आता है कि जो निश्चित कोटा है वो कैसे ज्ञात करें, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, निश्चित कोटे के लिए आपको निश्चित कोटा, और ये प्रश्न आता है, बार बार आया हुआ है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निश्चित कोटा कैसे तय करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कितने मत यानी कितने वोट पड़े, यानी कुल वेद मत बटे, अब ध्यान रखना कितने राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार है वो निर्वाचित हो रहे हैं, ठीक है ना। तो निर्वाचित पदों की संख्या सबसे पहले होनी चाहिए। इसके बाद इंपॉर्टेंट ध्यान रखना +1 और +1, ये फॉर्मूला है जिससे क्या ज्ञात होता है, इससे ये ज्ञात होगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाले जो प्रतिनिधि हैं उनके निश्चित मतों का कोटा कैसे ज्ञात करें। समझ लीजिए 1000 है मत पड़े हैं, कुल वोट 1000 हुए और 5 जने थे, तो इस तरह से डिवाइड करके 1+1 से ये जो इसका जो आंसर है वो आ जाता है, ठीक है ना। तो ये आपको इंपॉर्टेंट और ध्यान रखना है कि इस तरह से ये कुल वेद मत जो भी प्रतिनिधि प्राप्त कर लेता है वो राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार हो जाता है। अब नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के लिए जो ये व्यवस्था अपनाई गई है तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग राज्य हैं, और अलग अलग राज्यों के बारे में जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, ये निश्चित कोटे का आपको फॉर्मूला अच्छे से दिमाग में आ जाना चाहिए। आगे जैसे मैं ये बात कर रहा हूँ तो ये आपको समझना है कि जो यहाँ पे अपने राज्यों की विधानसभा के जो सदस्य हैं जो राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेते हैं, तो उनके मतों की वैल्यू, मतों का मूल्य कैसे ज्ञात करें, उनके मतों का मूल्य, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना, विधानसभा के जो विधायक होते हैं उन विधायकों के मतों का मूल्य है वो ज्ञात करना है। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में हर एक राज्य से मतलब विधायक आते, तो किसी राज्य में ज़्यादा जनसंख्या किसी में कम है, तो उसके विधायक के मतों का मूल्य, यानी एक जो मत, एक प्रतिनिधि, एक विधायक जो मत देगा उसका मूल्य कितना होगा, ठीक है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है और ये ध्यान रखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है,
आपको सिंपल से ध्यान रखना है कि इसके लिए आपको वो जिस भी राज्य से है, तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा उस राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की कुल जनसंख्या, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। राज्य की कुल जनसंख्या कहने का मतलब है कि अब राजस्थान से कोई जो है विधायक है वो राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले रहा है, तो उसके एक मत का मूल्य क्या होगा राष्ट्रपति के चुनाव में, तो हम इस तरह से करेंगे कि राज्य की कुल जनसंख्या बटे, अब ध्यान रखना है कि राजस्थान की विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित है, तो वो यहाँ पे लिखना है राज्य के विधानसभा में निर्वाचितों की संख्या, निर्वाचितों की संख्या इनटू 100, ये इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखना। ये क्या है, विधानसभा के जो विधायक होते हैं उन प्रत्येक विधायक के मतों का मूल्य ज्ञात करना है। जैसे उत्तर प्रदेश का विधायक है, उसके मत का मूल्य राजस्थान के मत के मूल्य से अलग होगा, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है और यहाँ पे थोड़ा जनसंख्या कम है, तो इसलिए विधायक के मतों का मूल्य राष्ट्रपति के चुनाव में ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्य कितने, उसका भाग देने के बाद, ठीक है ना, और जो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 100,000 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आ जाएगा। अब ये तो हो गया विधानसभा के विधायक का, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे संसद के जो सदस्य है उसके मतों का मूल्य ज्ञात करना, तो कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है ना, संसद के मत का मूल्य, तो वो यहाँ पे आप ध्यान रखिए संसद के मतों का मूल्य। संसद के मतों का मूल्य, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सदस्य भाग लेते हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सदस्य भाग लेते हैं, उसके मतों का मूल्य ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको सिंपल से ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको एक सदस्य अच्छे से ध्यान रखना है कि संसद के मतों का जब मूल्य ज्ञात करना है, जो सूत्र आपको लगाना होगा कि जो वहाँ पे अपने नॉर्मली से होता है कि जो राज्य विधानसभा की तरह की बात करें तो संसद में विधायक के मतों का मूल्य कितना है और कुल सदस्य, ठीक है ना, तो इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे सेम इसी की तरह है, अगर यहाँ पे आपको बताऊँ तो आ जाएगा कि जो सदस्य है टोटली, जो भी आपने कह सकते हैं कि संसद के जो सदस्य हैं, अब संसद के सदस्य जब भाग ले रहे हैं तो उसके मतों का मूल्य ज्ञात करने के लिए आपको सिंपल से ध्यान रखना है कि राज्य विधानसभा के मतों का मूल्य ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। राज्य विधानसभा के इसकी तरह यहाँ पे आ जाएगा कि राज्य की कुल जो जनसंख्या है उसके विधायकों के कुल, यानी जितने भी, आपको ध्यान रखना है कि जितने भी विधायक हैं, ठीक है ना, उनके मतों का मूल्य, यानी उनकी जो विधानसभा है उनके मतों का जो मूल्य वो आएगा, इसके नीचे आपको भाग देना है किसका, जो संसद के निर्वाचित सदस्य, और इसको 1000 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। इसी तरह फॉर्मूला है संसद के मतों का, यानी उसके विधायक का सांसदों का मूल्य हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं शपथ के बारे में, आपको यहाँ पे बता देते हैं। ये तो हो गया राष्ट्रपति का चुनाव। अब जैसे राष्ट्रपति चुन गया है, कोई भी राष्ट्रपति जीत गया है, तो इसके बाद ध्यान रखना है कि शपथ, शपथ के लिए आपको सिंपल से ध्यान रखना अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति के लिए शपथ का वर्णन किया गया है। तो ध्यान रखेंगे कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा अनुच्छेद 60 के द्वारा राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है। ये ध्यान रखना, अनुच्छेद 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति के शपथ का, यानी किस तरह शपथ ली जाएगी, तो उसका वर्णन है अनुच्छेद 60 में किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अब और देख लीजिए कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, ठीक है ना। ये तो आपको ध्यान रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य जो न्यायाधीश है उसके समक्ष से राष्ट्रपति शपथ लेता है। अब दूसरा ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल,
राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। और ध्यान रखना कि अनुच्छेद, यहाँ पे आप ध्यान रखना अनुच्छेद 54 के अनुसार, अनुच्छेद 54 के अनुसार, अनुच्छेद 54 यहाँ पे ध्यान रखना 56 है, अनुच्छेद 56, ठीक है ना। अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन किया गया है। तो फिलहाल तो आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, अभी और वर्तमान हमेशा 5 वर्ष है, ठीक है ना। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है, लेकिन इस बीच क्या हो सकता है कि अगर वह उसके मृत्यु हो जाए है, ठीक है ना, या वो पद त्याग दे या महाभियोग लगाए, तो उसके दौरान जब वह कोई दूसरा राष्ट्रपति चुनाव करके आएगा तो वह अगले नए 5 वर्ष के लिए आएगा। तो ये सिंपल सा ध्यान रखना है। जैसे समझ लीजिए, जैसे अभी जो ए राष्ट्रपति है, ठीक है ना, जिसकी उसने 2 वर्ष काम किया और इसकी मृत्यु हो गई, तो जो नया राष्ट्रपति है उसको 6 माह के अंदर, 6 माह में चुनाव करवाना होता है। संसद को ये काम दिया गया है कि राष्ट्रपति का जो पद है वह 6 माह से ज़्यादा रिक्त नहीं होना चाहिए। तो ये 2 वर्ष बाद अगर ऑफ हो जाए तो संसद है वो दूसरा निर्वाचन कराएगी राष्ट्रपति का, यानी दूसरा चुनेगी, और उसको 6 माह के अंदर अंदर ही दूसरा राष्ट्रपति वहाँ पे लाना होगा। और साथ ही साथ अब ध्यान रखना, जैसे ये 2 वर्ष के लिए था, तो नया राष्ट्रपति आएगा वो 3 वर्ष के लिए नहीं आएगा, वो पूरे वापिस 5 वर्ष के लिए आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राष्ट्रपति है वो 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति, अगला बार राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए बनता है, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और अब इसमें सिंपल और सबसे इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति कार्यकाल ये है, अब राष्ट्रपति को अगर त्याग पत्र देना है, क्या देना है, त्याग पत्र। राष्ट्रपति को अगर त्याग पत्र देना है तो वो त्याग पत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति को। किसको देगा, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को देगा, ये ध्यान रखना है। और साथ ही साथ राष्ट्रपति है वह, इसमें ये व्यवस्था है कि ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति एक बार चुना गया तो दोबारा नहीं चुन सकता, दोबारा निर्वाचित हो सकता है, 2 बार निर्वाचित होने की तो है परंपरा, लेकिन इसके बाद है ऐसा मना नहीं है, संविधान में नहीं कहा गया है कि भाई राष्ट्रपति 2 से ज़्यादा राष्ट्रपति के पद के लिए वो उम्मीदवार नहीं हो सकता, बट इसके बारे में ये परंपरा है कि 2 बार राष्ट्रपति वो बनते। जैसे अपने राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति के तौर पर हुए थे। तो अब ये इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है महाभियोग। अनुच्छेद 61, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे, महाभियोग की प्रक्रिया। अब ये महाभियोग क्या है तो ध्यान रखना है, राष्ट्रपति को संविधान के अनुसार शासन नहीं करने पर उसे उसके पद से हटाया जा सकता है, तो इसको कहते हैं महाभियोग की प्रक्रिया। क्या कहेंगे, महाभियोग की प्रक्रिया। और राष्ट्रपति को उसके अपने पद से हटाने की जो प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में की गई है, तो ये ध्यान रखना है। संविधान के अनुसार अगर वो राष्ट्रपति नहीं है, एक तो ये मतलब मान लीजिए कि संविधान के अनुसार कहा गया कि वो उस तरह से व्यवहार नहीं कर रहा है। दूसरा, कदाचार के खिलाफ, तो इस तरह से मतलब ये मान लीजिए कि राष्ट्रपति को संसद के जो सदन है उसमें से कोई भी एक सदन है वो राष्ट्रपति के खिलाफ है, महाभियोग प्रक्रिया ला सकता है। तो हो सकता है कि संविधान के मतलब संविधान के अतिक्रमण की वजह से या उसके खिलाफ कदाचार ऐसा कोई अपराध लग जाए, इस वजह से उसे है राष्ट्रपति के लिए हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो होता है महाभियोग प्रक्रिया। तो अब इसमें ध्यान रखना है, जैसे हम बात करें यहाँ पे लोकसभा और एक है राज्यसभा, ठीक है ना, लोकसभा और राज्यसभा। तो अब लोकसभा राज्यसभा में से आपको ध्यान रखना, जब महाभियोग प्रक्रिया है तो ये प्रस्ताव भले सबसे पहले लोकसभा में भी लाया जा सकता है या फिर राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, लेकिन जिसमें भी लाया जाएगा, जैसे समझ लीजिए लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया है कि राष्ट्रपति को हटाना महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के अनुसार, तो सबसे पहले क्या होगा कि जैसे लोकसभा है तो लोकसभा के जो सदस्य हैं 1/4 सदस्य हैं वह ऐसे प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करेंगे और वह प्रस्ताव ठीक है ना, और वह प्रस्ताव है वो लोकसभा में आएगा। कितने सदस्य उस पर हस्ताक्षर करेंगे उस प्रस्ताव पर, 1/4 सदस्य उस लोकसभा के सदस्य हैं उस राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करेंगे। तो ये जो प्रस्ताव है ये प्रस्ताव फिर लोकसभा के सदस्य ये प्रस्ताव पर साइन करके इसको लाएंगे और लोकसभा में ये इनका जो प्रस्ताव है ये प्रस्ताव है वह 3
चौथाई से पास हो जाता है, 3/4 से ये प्रस्ताव मतलब 2/3 से ये जो प्रस्ताव है 2/3 बहुमत से पास हो जाता है। 2/3 बहुमत से जब पास हो जाए लोकसभा में तो कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया का प्रस्ताव अगर लोकसभा में 2/3 से पास हो जाता है तो यह राज्यसभा में जाएगा और वहाँ पे इस प्रस्ताव पर जांच होगी, जांच समिति बैठाई जाएगी। कौन सी समिति, जांच समिति। और ये जो समिति है जांच समिति वो जांच करेगी क्या, राष्ट्रपति है उसके खिलाफ ये जो मतलब जो महाभियोग लगाया गया सही है या नहीं। तो ये जो जांच होगी, जांच अगर हो जाएगी हाँ ये जो उन्होंने जो ये कहा है, इन्होंने जो अपराध लगाया राष्ट्रपति के प्रति वो उचित हुआ है, तब राज्यसभा के जो सदस्य हैं उन सदस्यों के द्वारा ये प्रस्ताव लाया जाएगा और 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव अगर पास हो जाए, यानी जांच समिति गठित करेगी राज्यसभा, ठीक है ना। अगर इसमें से अगर यहाँ आता है तो राज्यसभा जांच समिति गठित करेगी और वो अगर कहें कि ये इनके खिलाफ जो दावा किया गया वो सही है तो राज्यसभा के सदस्य ही इसके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास करेंगे और राज्यसभा के पास होते ही राष्ट्रपति हैं वह उस अपने पद से मुक्त हो जाएगा। लेकिन अब ध्यान रखना, राष्ट्रपति के खिलाफ लोकसभा में हो या राज्यसभा में जब भी प्रस्ताव लाया जाता है तो उससे 14 दिन पूर्व उसे सूचित करना चाहिए। 14 दिन पूर्व उसे लिखित में ये सूचना दी जानी चाहिए कि भी आपके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया लाई जा रही, इस तरह से उसे अपने पद से हटाया जा सकता है। तो अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, आज तक हमने ये इस फर्स्ट ये पार्ट है राष्ट्रपति के संदर्भ में, तो अब तक हमने ये पढ़ा है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा राष्ट्रपति के ऊपर उसमें राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। तो अब इससे संबंधित अगर आपको कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। थैंक यू।